नमस्कार दोस्तों, जूही स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे मालती जोशी जी की कहानी ये तो होना ही था। कहानी का पहला भाग और दूसरा भाग मैं पहले ही सुना चुकी हूँ। आज हम कहानी का तीसरा भाग सुनेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करती हूँ। पार्टी बहुत सफल रही। निधि के अभिजात ने सबका मन मोह लिया था। उसके व्यवहार में एक ग्रेस थी, एक सहजता थी, जिससे पता चलता था कि ऐसी पार्टियों की उसे आदत है। उसकी वाणी में एक सौम्यता थी, आवाज़ में एक खनक थी और उसकी अंग्रेजी तो गजब की थी। सभी उससे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और सबने भूषण को खूब बधाइयाँ दी और वह बनावटी नहीं था। इतनी सुहानी शाम के बाद घर लौट कर आने का मन नहीं हुआ। चलो पिक्चर चलते हैं, भूषण ने कहा और वे एक मल्टीप्लेक्स में चले गए। वातानुकूलित वातावरण में 3 घंटे पास बैठकर जो सुकून मिला वह अद्भुत था। अरसे बाद एक निर्मल आनंद की अनुभूति हुई थी, जैसे कि उसे आशंका थी। दरवाज़ा माँ ने ही खोला। बड़ी देर कर दी, मैं ऊपर जा रही हूँ, निधि ने कहा और कमरे में चली गई। इस समय उसका ऊपर जाना ही श्रेयस्कर था। फिर भूषण ने कहा तो था कि देर हो जाएगी, पर इतनी देर? पिक्चर चले गए थे, बहनों की याद तो ना आई होगी। माँ, आज पहली बार उसे बाहर लेकर गया हूँ। क्या मेरा इतना सा सुख भी तुमसे सहा नहीं जाता? भूषण का वह रूप देखकर माँ एक बार तो सहम गई। उसका स्वर ही नहीं, आंखें भी अंगार उगल रही थी। फिर भी उन्होंने साहस बटोर कर कहा, मैं क्या दुश्मन हूँ तुम्हारी जो ऐसी बातें कह रहा है? भीतर से बाबूजी की आवाज़ आई, आधी रात हो गई है, बच्चों को सोने दो, बाकी लड़ाई कल सुबह कर लेना। भूषण ने रिक्त स्वर में कहा, बाबूजी की बात सुन ली ना? आधी रात हो गई है, अब सो जाओ, रोज की तरह गश्त लगाने मत आना। माँ आंखें फाड़कर उसे देखती रह गई। तुम्हें क्या लगता है हमें पता नहीं चलता? बस रोज़ रोज़ दरवाज़ा खोलकर देखने का आलस आ जाता है। माँ को उसी तरह अकबकाई सी हालत में छोड़कर वह कमरे में चला आया। दरवाज़ा बंद करते हुए उसने देखा, निधि पार्टी के कपड़ों में ही बैठी हुई है। उसे देखते ही बोली, क्या हमारा पिक्चर जाना ठीक नहीं हुआ? देखो, मैं नीचे से काफ़ी झेल कर आया हूँ, अब तुम मत शुरू हो जाना प्लीज़, उसने खींच कर कहा। सॉरी, निधि बोली और चुपचाप जाकर लेट गई। वह दोनों हाथों में सिर पकड़कर बैठ गया था। ये माँ को क्या हो जाता है? इन 2 महीनों में कितना बदल गई है। ताने उलाहने के सिवा तीसरी बात उसके मुंह से नहीं निकलती। क्या माँ हमेशा ही ऐसी ही थी कि अब ऐसी हो गई है? उसका दिमाग चक्कर खा रहा था, सिर घूम रहा था। उसे एक प्रसंग याद आया। शादी वाले दिन थे, घर में ढेर सारे मेहमान थे। वह बहुत उन्नीदा हो रहा था, पर नींद के समय ऊपर कमरे में जाते हुए संकोच हो रहा था। एक कमरे में ढेर सारे बिस्तर पड़े थे, वह उन्हीं में से एक पर जाकर लेट गया। बगल के कमरे में महिला मंडल इकट्ठा था, कुछ काम भी हो रहा था और गपशप भी। उन्हीं आवाज़ों में उसकी मम्मी की आवाज़ उभरी। समझ में नहीं आ रहा कि जीजी ने क्या समझकर यह रिश्ता किया होगा, जैसा कि वे कहती हैं। क्या सचमुच उन लोगों ने चाय में कुछ मिला दिया था? आपकी ननद रानी इतनी भोली नहीं है भाभी जी, यह बुआ की आवाज़ थी। बहुत पहुंची हुई आत्मा है। इन्होंने सोच समझकर यह खेल खेला है। सुंदर बहू लाती तो लड़का उसके रूप चाल में उलझ जाता और हाथ से निकल जाता। उन्हें 2-2 बेटियां ब्यानी हैं। तो क्या, आप तो जानती हैं, ये अम्मा के बबुआ लोग शादी के बाद बीवी के पल्लू से बन जाते हैं, इसीलिए यह सावधानी बरती है। उस समय सुनकर अच्छा नहीं लगा था, पर अब लगता है क्या सचमुच माँ ने यह योजनाबद्ध रूप से किया था?
अपने से बहुत ऊंचे घर से साधारण रूप रंग वाली कन्या को ग्रहण करके उन्होंने दो बातें निश्चिंत कर ली थी। एक तो ढेर सारा दहेज मिलेगा, दूसरे लड़का भी वश में रहेगा। पर उसकी दोनों ही योजनाएं फलीभूत नहीं हुई। दहेज मिला तो पर सामान के रूप में, और निरंतर आलोचना के बावजूद वे निधि की ओर से उसका मन नहीं फेर पाई थी, बल्कि वह ज़्यादा अपनी सी लगने लगी थी। प्यार न सही, पर उस पर ममता तो आती थी। एकाएक उसे ने निधि की ओर देखा। वह उसी तरह पड़ी थी, पर वह जानता था वह सोई नहीं है। सोना संभव ही नहीं था। सॉरी स्वीटहार्ट कहते हुए एकाएक उसने निधि के वक्ष में अपना मुंह छिपा लिया। अपना सारा गुब्बार मैंने तुम पर निकाल दिया। इतनी अच्छी शाम का कचरा कर दिया। सॉरी, वेरी सॉरी। उसने आज पहली बार उसे स्वीटहार्ट कह के पुकारा था, और यह संबोधन उसके अंतर्मन से निकला था। वह दफ्तर से लौटा तो देखा दोनों बहनें सजी धजी बैठी हैं। इतना बन ठन कर कहाँ जा रही हो? उसने पूछा। आपको बताया नहीं था, सहेली की शादी है, रंजना बोली। ओह, मैं तो भूल ही गया था। कहाँ है? मयूर मैरिज गार्डन। कैसे जाओगी? जवाब में माँ ने दिया, तुम इनको कैब कर दोगे? और लौटेंगी कैसे? हम सब लोग रात भर वहीं रहेंगे, मस्ती करेंगे। सुबह हम सबको छुड़वा देंगी। भूषण सोच में पड़ गया। कैब के लिए मना करेगा तो माँ उसका गलत अर्थ निकालेगी, पर उन्हें समझाना तो पड़ेगा। माँ, जानती हो वह जगह कहाँ है? उसने कहा। यहाँ से 22 किलोमीटर दूर हाईवे पर है। वहाँ लाइन से 6 मैरिज गार्डन बने हुए हैं। उतनी देर ये लोग कैब में अकेली जाएंगी? पहुँचते पहुँचते तो रात हो जाएगी। तो तुम दोनों साथ चले जाओ, बिना निमंत्रण के ही जाना है। न तो आप चली जाओ। नहीं, हमारे साथ कोई और नहीं जाएगा। हम लोग रात भर धमाल करने वाले हैं। भूषण ने बाबूजी के कमरे के पास जाकर आवाज़ दी, बाबूजी, इधर आइए ज़रा। बाबूजी के बाहर आते ही उसने कहा, ये लोग एक शादी में जा रहे हैं। वह जगह यहाँ से 22 किलोमीटर दूर है। क्या इनका अकेले कैब में जाना ठीक होगा? बाबूजी थोड़ी देर लड़कियों की ओर देखते रहे, फिर बोले, साड़ियाँ तो भाभी की पहनी लगती है, पर क्या गहने भी उसी के हैं? फिर माँ से बोले, तुम्हारी क्या मति मारी गई है? कोई झपट्टा मार लिया तो हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। कोई झपट्टा क्यों मारेगा? माँ ने कहा, राशिफल के अलावा भी पेपर में बहुत कुछ आता है, पढ़ा करो। मैरिज गार्डन में रोज़ चोरियां हो रही हैं। सूट वूट पहने चोरों की टोलियां घूमती रहती है। बच्चे तक उसमें शामिल हैं। गिफ्ट वाले लिफाफे चोरी हो जाते हैं, पर्सेस छीन लिए जाते हैं, बटुए उड़ा दिए जाते हैं, चेनें झपट ली जाती हैं, और ये दोनों तो पूरी ज्वेलरी बॉक्स बनी रही हैं। किसी की भी नीयत खराब हो सकती है। फिर भूषण से बोले, बेटा, मैंने तुमसे कहा था ये सब लॉकर में रखवा दो। सॉरी बाबूजी, कहते हुए भूषण ने सर झुका लिया। जाओ, हमें नहीं पहनना है, कहते हुए रंजना ने 3 लड़ा हार उतार कर मेज पर पटक दिया। अंजना ने भी उसका अनुसरण किया। फेंको मत, बाबूजी चिल्लाए, लाखों की चीज़ है। तुम्हारा बाप बिक भी जाए तो चुका नहीं पाएगा। दोनों लड़कियां पैर पटकते हुए कमरे में चली गई। रुला दिया ना मेरी राजकुमारियों को। कितनी सुंदर लग रही थी, देखा नहीं गया होगा, माँ ने ताना मारा। भूषण ने माँ की ओर ध्यान नहीं दिया और बाबूजी से बोला, बाबूजी, मेरा एक सजेशन है, मैं कैब बुलवा देता हूँ और आप माँ इन दोनों के साथ चले जाएं। इन्हें ठीक से उतारकर उसी गाड़ी में वापस आ जाएं। माँ, तुम साड़ी बदल लो और उन लोगों से कह दो कि तैयार रहें। मुझे कौन सी शादी में जाना है, पर गाड़ी में तो जाओगी ना। मैंने अभी खाना वाना नहीं बनाया है, वो सब हो जाएगा, चिंता मत करो। वे लोग जब चले गए तो निधि ने पूछा, खाना क्या बनाऊं?
क्या बनाओगी? निधि चुप ही रही तो उसने कहा, आराम करो, मैं कुछ मंगवा लेता हूँ। माँ जी नाराज़ तो नहीं होंगी? तुम खाना भी बनाओगी तो माँ जी नाराज़ नहीं होंगी, इसकी क्या गारंटी है? वे कोई और कारण ढूंढ लेंगी। फिर निधि कुछ नहीं बोली। भूषण ने खाना ऑर्डर कर दिया, पराठे, सब्जी, पुलाव, रायता और खीर। अपने लिए उसने पिज़्ज़ा मंगवाया। आ जाओ, गरम है, तब तक खा लेते हैं। उन लोगों से पहले उन लोगों को आने में देरी होगी। वैसे भी मैं शांति से खाना चाहता हूँ। और एक बात सुन लो, खाना खाने के बाद तुम सीधे कमरे में जाकर सो जाओगी। उन लोगों के लिए दरवाज़ा खोलकर मैं भी आ जाऊँगा। सास ससुर के लिए प्लेट आदि लगाकर निधि ऊपर चली गई। वे लोग 10 बजे बाद ही लौटे। आते ही बाबूजी बोले, तुमने ठीक कहा था बेटा, वाकई जगह बहुत दूर है और रास्ता भी ज़्यादा चलता हुआ नहीं है। ढूंढने में भी दिक्कत हुई। एक से नाम के 2 गार्डन थे, मयूर और मयूरपंख। लड़कियों के बस की बात नहीं थी। उन लोगों का मूड जाते समय ख़राब था, इसीलिए मैं कह नहीं पाया। आप फ़ोन करके बता देना, सुबह कोई परेशानी हो तो फ़ोन कर दे, मैं चला आऊँगा। अब आप लोग खाना खा लो, अभी गर्म ही होगा। बाज़ार से मंगवाया है, एक दिन बना ही लेता, माँ ने कहा। वो तो बनाने को तैयार थी, मैंने ही मना कर दिया। सब्जी पसंद नहीं आती तो तुम कचरे के डिब्बे में डाल देती, रोटियां कुत्तों के लिए उठाकर रख देती और फिर आधी रात को बनाने बैठती, इसीलिए मंगवा लिया। खूब कान भरे गए हैं। कान भरने की मोहलत ही कहाँ देती हो, रात भर तो कमरे का चक्कर काटा करती हो। ये जानकारी तो तुम्हारे शिकायत के पुलिंदे से इकट्ठी की है मैंने। रात भर क्या कह रहे हो तुम? बाबूजी की बात को अनसुना कर माँ ने कहा, वह डिब्बा क्या है? वह समझ गया कि माँ ने जानबूझकर उसका ध्यान बटाने की कोशिश की है। उसका मन तो हुआ कि बाबूजी को रात की गश्त के बारे में बता दे, पहली रात का किस्सा भी बता दे, पर वह चुप रह गया। बाबूजी का गुस्सा वह जानता है, माँ के प्राण ही ले लेंगे। उस डिब्बे के लिए पूछ रही हो? पिज़्ज़ा मंगवाया था, बहनों की याद तो ना आई होगी। भूषण को पता नहीं क्या हुआ, उसने माँ की बाँह पकड़ी और उन्हें खींचकर फ्रिज के पास ले आया। अरे अरे, क्या कर रहा है, मेरा हाथ तोड़ेगा क्या? माँ चिल्लाई। तब उसे एहसास हुआ कि उसके भीतर का सारा रोष अनजाने ही उसकी पकड़ में उतर आया था। उसने हाथ छोड़ दिया और फ्रिज खोलकर खड़ा हो गया। मुझे मालूम था तुम यह बात ज़रूर कहोगी, इसीलिए पहले से इंतज़ाम कर रखा है। ये डिब्बा रखा है, सुबह अपनी राजकुमारियों को खिला देना। वह ऊपर आया, तब हमेशा की तरह सर भन्ना रहा था और जैसे ही उसने कल्पना की थी, निधि पलंग पर चुपचाप बैठी थी। उसकी आंखों में असंख्य प्रश्न थे जिनके उत्तर भूषण के पास नहीं थे। भूषण, कल बहू के भाई उसे लेने आ रहे हैं। पिछली बार जब वे लेने आए थे तब तुमसे भेंट नहीं हो पाई थी। उसके पिताजी छोड़ने आए थे, उस दिन भी तुम काम पे थे, इसीलिए इस बार वे रविवार को आ रहे हैं। तुम घर पर ही रहना। जी अच्छा। माँ एकदम बेफर उठी। ये क्या तरीका है, न पूछना न ताछना। जब मर्जी आए लेने चले आते हैं, जब मर्जी हो छोड़ जाते हैं। कुछ हमारी भी सुविधा भी देखनी है कि नहीं? तुम्हें कौन सी असुविधा हो रही है और बहू के बिना तुम्हारे कौन से काम अटके पड़े हैं? बाबूजी ने कहा। फिर भूसड़ से बोले, पिछली बार उसके पिता यहाँ से गए थे तो रात के 11 बजे घर पहुँचे थे, इसीलिए इस बार वह जल्दी निकल जाएंगे। 10 बजे आएंगे और 11 बजे निकल जाएंगे। बहू से कह दो आज ही सामान बांध ले। और हाँ, तुम अपने साले साहब के नाश्ते का ठीक से इंतज़ाम करना, अपनी माँ के भरोसे मत रहना। यह मुझे ताना दिया जा रहा है ना? पिछली बार उसके पिताजी आए थे तो मुझे लगा बेटी के यहाँ कुछ खाएंगे नहीं, इसलिए तुमने कोरी चाय परोस दी थी। उन्हें खाना होता तो खाते, न खाना होता तो न खाते, पर साथ में कुछ रखना तो था।
300 किलोमीटर दूर से आया आदमी उसे चाय पर निपटा दिया। मैं उस दिन इतना शर्मसार हुआ था। अच्छा है, इस बार तुम घर पर रहोगे तो गड़बड़ी नहीं होगी। भूषण ने मन ही मन में सोचा, ईश्वर करे ऐसा ही हो। पर माँ अगर गड़बड़ी करना चाहेगी तो उन्हें कौन रोक सकता है। रात को उसने निधि से पूछा, तैयार हो गई? निधि ने सूटकेस की ओर इशारा कर दिया जो पैक हो चुका था। ये भी रख लो। उसने कुछ पैकेट्स पकड़ाते हुए कहा। ये क्या है? कुछ नहीं, छुटकी के लिए। क्या नाम है उसका? हाँ, तनिष्क के लिए टॉयज़ है और टॉफ़ी, और घर के लिए थोड़ी सी मिठाई। निधि ने वह सामान अपने हैंडबैग में डाल लिया। फिर बोली, ये 2 सूटकेस रख कर जा रही हूँ, आप दीदी लोगों को दे देना, और कल मैं जो साड़ी उतार कर जाऊँगी वह कौशल्या दीदी को दे दीजिएगा। मुझसे मिलेंगी तो मैं ही दे दूँगी, नहीं तो आप ध्यान रखना। अपनी बहनों को कौशल्या के साथ लपेटना उसे अच्छा नहीं लगा, पर वह कुछ बोला नहीं। और हाँ, अलमारी में एक लहंगा सूट रखा है, डिब्बे में बंद है, इसीलिए शायद माँ जी की उस दिन नज़र नहीं पड़ी। मैंने एक बार बस शादी में पहना है, यहाँ ले आई थी। अगर रिसेप्शन वगैरह होगा तो ज़रूरत पड़ेगी, अभी ऐसे ही रखी रहती हूँ। जब रंजना दीदी की शादी होगी तब उन्हें निकाल कर दे दीजिएगा। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे रंजना जी की शादी में तुम नहीं रहोगी। निधि कुछ क्षण चुप रही, फिर एकदम बोली, आई एम नॉट कमिंग बैक। क्या? भूषण एक बारगी चौंक गया था। मैं अब यहाँ लौट कर नहीं आऊँगी। मैं तो इस बार भी नहीं आने वाली थी, पर मम्मी पापा ने जोर देकर कहा कि 4-5 दिन में तुमने ऐसा क्या देख लिया। इतनी जल्दी मनुष्य की पहचान नहीं होती। महीना 15 दिन रहकर देखो, फिर सोचेंगे। अब मैंने रहकर भी देखा और मैं इस नतीजे पर पहुंची हूँ कि मेरे कारण घर में बहुत कलेश हो रहा है। माँ बाबूजी की रोज़ झपड़ होती है, आपकी और माँ जी की भी नोक झोंक चलती ही रहती है। वे कहती हैं मेरा बेटा ऐसा नहीं था, कभी ऊंचे स्वर में बात नहीं करता था। अब तुम्हारा गुस्सा मुझ पर उतर रहा है। मैं नहीं जानती कि आप मुझ पर नाराज़ क्यों हैं। अपनी तरफ से तो मैं पूरी सावधानी बरतती हूँ, किसी को शिकायत का मौका नहीं देती, पर कहाँ क्या गलत हो जाता है समझ में नहीं आता। हर लड़की के लिए ससुराल एक अग्नि परीक्षा ही होती है। नए लोग, नया वातावरण, नई परिस्थितियाँ, एडजस्ट करते करते पसीना छूट जाता है। मैंने भी पूरी कोशिश की है, पर किसी को खुश नहीं कर सकी। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। बाबूजी तो संत आदमी हैं, वो अक्सर पापा की याद दिला देते हैं, पर बाकी लोग मुझसे खिंचे खिंचे से क्यों रहते हैं समझ में नहीं आता। शादी से पहले मैं बहुत खुश थी कि नंदों के रूप में 2-2 सहेलियां मिलेंगी। मेरी और भाभी की ट्यूनिंग इतनी अच्छी है कि जो बात मैं मम्मी से नहीं कह पाती उनसे कह देती हूँ। वी आर जस्ट फ्रेंड। पर यहाँ दीदी लोग से कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो सका, किसी ने होने ही नहीं दिया। आपको सुनकर अच्छा नहीं लगेगा, पर कौशल्या दीदी ने मुझे जो प्यार दिया उसका 10वां हिस्सा भी मुझे आपकी बहनों से नहीं मिला। माँ जी कहती हैं पैसे दे देकर मैंने उन्हें पटा लिया है, पर पैसे मैं काम में लेती हूँ। प्यार को पैसे से ख़रीदा नहीं जा सकता। और माँ जी के लिए क्या कहूँ, उन्हें तो मेरी हर बात से शिकायत है, मेरे रंग रूप से, मेरे व्यवहार से, मेरे दहेज से, मेरे घर वालों से। हर बार वो मुझे हीन बोझ से भर देती हैं। मुझे ऐसे वातावरण में रहने की आदत नहीं है। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, बट आई एम सॉरी, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। हमेशा चुप चुप रहने वाली निधि धारा प्रवाह बोले जा रही थी और वह चकित होकर सुन रहा था। इस लड़की के मन में कितना आक्रोश भरा हुआ था। किसी दिन तो उसे बाहर आना ही था। बार बार सॉरी कहकर निधि जब चुप हुई तो उसका गला भर आया था और आंखें भी। भूषण की इच्छा हुई उसे गले से लगाकर प्यार दे, तसल्ली दे, पर हिम्मत नहीं पड़ी। लगा कि यह अधिकार उसने हमेशा के लिए खो दिया है। दोनों लेट गए
और लेटे लेटे छत के पंखे को घूरते रहे। विदा की रात थी, पर लग रहा था अब कहने के लिए कुछ बचा ही नहीं। सारे संवाद शेष हो गए हैं। तभी अचानक एक शोर सा उठा। लगा कि 4-5 चिड़िया अचानक चींची कर रही हैं। निधि घबरा कर उठ बैठी तो भूषण ने उसे खींचकर वापस सुला दिया और उसके मुंह पर हाथ रख दिया। वह छटपटा कर रह गई, न उठ सकी न कुछ बोल सकी। मुश्किल से 1.5-2 मिनट वह शोर रहा होगा, फिर एकाएक थम गया और सीढ़ियों पर उतरती पदचाप सुनाई दी। उसके साथ ही बाबूजी की कड़कड़ादार आवाज़ भी, वहाँ ऊपर क्या कर रही हो, उतरो नीचे। साथ ही अंजना की आवाज़ थी, क्या हुआ बाबूजी? कुछ नहीं, अपने कमरे में जाओ। इसके बाद सब कुछ शांत हो गया। भूषण ने अपनी पकड़ ढीली की और निधि के मुंह पर से हाथ हटा लिया। निधि ने एक लंबी सांस ली और कांपते हुए स्वर में पूछा, ये सब क्या था? अब क्या बताऊं, मेरी ही खुरापात थी। मतलब मैंने 1-2 बार ताना दे दिया था तो माँ ने आजकल ऊपर आना छोड़ दिया था, पर मुझे विश्वास था कि आज वे ऊपर ज़रूर आएंगी। मैं उनकी यह आदत छुड़ाना चाहता था, इसीलिए बालकनी की मेट के नीचे मैंने 4-5 रबड़ के खिलौने छुपा दिए थे। मैंने सोचा किसी न किसी पर तो उनका पाँव पड़ेगा ही, आवाज़ से वे चौंक जाएंगी और भाग खड़ी होंगी। पर घबराहट में शायद उन्होंने सभी खिलौने को रौंद डाला। अच्छा खासा हंगामा हो गया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अगर पता होता कि तुमने वापस न आने का मन बना लिया हो तो ऐसा हरगिज़ न करता। माँ को नाहक जलील किया मैंने। पश्चाताप में उसके आंसू निकल आए। आई एम सॉरी, रियली आई एम वेरी सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? इट इज़ ऑल माई फॉल्ट। लेकिन यह सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना, इसीलिए अब मेरा यहाँ रहने का मन नहीं है। मैं फिर कहती हूँ कि मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। आप और बाबूजी, आप दोनों के कारण मैं इतने दिन यहाँ रह पाई, पर मेरे सहने की भी एक सीमा है ना। मैं समझता हूँ निधि, उसने संतावना पर शब्दों में कहा। एक प्रश्न बार बार उसके होठों तक आकर लौट रहा था, क्या तुम तलाक चाहती हो? पर वह इस प्रश्न में ऐसे ही बच रहा था जैसे लोग किसी अशुभ, अमंगल, अपवित्र शब्दों के उच्चारण से बचते हैं। सुबह ठीक 10 बजे अविनाश की गाड़ी दरवाजे पर आकर रुकी। उसने बताया कि वह घर से शाम को ही चल पड़ा था, रात में कहीं रुक गया था, सुबह 6 बजे फिर चल पड़ा था, तभी समय पर पहुंचा है। सामान उतरवाकर गाड़ी सड़क पार नीम के नीचे पार्क कर दी गई। सामान में मिठाई का एक पूरा डाला था जिसमें पूरी टेबल घेर ली थी। इसके साथ ही एक बड़ा बैग था। बैग खोलकर अविनाश ने उपहार बांटने शुरू किए। बाबूजी के लिए रेशमी कुर्ता पजामा था और माँ के लिए चंदेरी साड़ी, भूषण के लिए सुनहरी घड़ी और सफारी सूट था। सबसे बड़ा नजराना तो बहनों के लिए था, 4-4 साड़ियों का एक गिफ्ट पैक। साले साहब के लिए भूषण ने नाश्ते का शाही इंतजाम किया था। उसने माँ बहनों से कहना चाहा था कि बस थोड़ा प्रसन्न चेहरा रखें, मुस्कुराहट के साथ अतिथि की खातिरदारी करें तो मेरा श्रम सार्थक होगा। पर उसे कुछ कहना ही नहीं पड़ा। निधि के घर से आई सौगात को देखकर उन तीनों के चेहरे स्वतः ही खिल उठे थे। नाश्ता लगते ही बाबूजी ने कहा, बहू रानी तुम भी सबके साथ खा लो और ऊपर जाकर अपनी तैयारी करो। सामान तैयार हो जाए तो आवाज़ दे देना। थोड़ा सा मुँह जुठार कर निधि ऊपर चली गई। भूषण भी साथ जाना चाहता था पर संकोच के मारे बैठा रहा। नाश्ते के बाद सब लोग ड्राइंग रूम में आ गए। ड्राइवर के लिए बरामदे में ही नाश्ता लगा दिया गया। वह खाकर जाने लगा तो बाबूजी ने कहा, भूषण उसे थोड़ी देर रोक लो, ज़रूरत पड़ेगी। भूषण ने भी सोचा कि निधि की बैग गाड़ी तक ले जाने के लिए किसी की ज़रूरत तो पड़ेगी ही। जब सब लोग व्यवस्थित होकर बैठ गए तो बाबूजी ने गंभीर स्वर में कहा,
अविनाश बेटा, हम तुम्हारी तरह बड़े आदमी नहीं हैं, पर इतने गए गुजरे भी नहीं हैं कि खैरात ले लेंगे। अंकल, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं जो कुछ भी कह रहा हूँ बहुत सोच समझ कर कह रहा हूँ। लोग कहीं मिलने जाते हैं तो मिठाई ज़रूर लेकर जाते हैं, पर तुम तो पूरा मिष्ठान भंडार ले आए हो। राखी का नेक एक साड़ी का होता है, पूरी दुकान का नहीं। अंकल, मम्मी ने राखी, तीज, दशहरा और दिवाली की 4-4 साड़ियाँ रखवाई थी। फिर मकर संक्रांति, होली, गणगौर, इनको भी तो चाहिए ना। देखो, हम तुम्हारा अपमान नहीं करना चाहते, इसीलिए एक एक साड़ी में रख लेता हूँ, बाकी गाड़ी में रखवा दो। भूषण, मिठाई का एक पैकेट निकाल कर बाकी सब भिजवा दो। अंकल, कम से कम मिठाई तो रहने देते। नहीं, मैं यहाँ बांटता फिरूँगा, इससे अच्छा है तुम्हारी कहीं बांट दो। एक बात और, आज तो हमने तुम्हारा मान रख लिया, पर अगली बार जब आओ तो केवल अपनी बहन और बहनोई के लिए सौगात लाना। पूरे घर की परवाह करने की ज़रूरत नहीं। अविनाश के पास अब कहने के लिए कुछ नहीं था। उसने चुपचाप सारा सामान ड्राइवर के हाथ गाड़ी में रखवा दिया। तब तक निधि भी आ गई। उससे सास ससुर के चरणों छुए, नंदों के गले मिली और सड़क पार खड़ी गाड़ी में जाकर बैठ गई। उसका सामान लेकर भूषण और अविनाश भी वहीं पहुंच गए। वे दोनों एक तरफ खड़े होकर बात कर रहे थे कि भूषण ने देखा दोनों बहनें चली आ रही हैं। ज़रूर इन्हें बाबूजी ने भेजा होगा, साथ आती तो कोई बात भी होती। उसने रिक्त स्वर में कहा, यहाँ धूप में मत खड़े रहो, जाओ घर में जाओ। और यह बात कहते हुए उसने देखा कि माँ बरामदे की जाली से लगी खड़ी है। उनकी यह ताक झाँक करने की आदत पता नहीं कब जाएगी। उन लोगों को विदा करके 15 मिनट बाद जब वह लौटा तब भी माँ वहीं खड़ी थी। यहाँ खड़ी क्या कर रही हो? उसकी सारी खीज उसके स्वर में उतर आई थी। देख रही थी इतनी देर क्या बातें हो रही थी। मियाँ बीवी की बातें तो सुनती ही हो, अब तुम्हें साले बहनोई की बात में भी रस आने लगा। कहते हुए वह कमरे में आया। देखा, बाबूजी दोनों हाथों में सिर पकड़े निश्चल बैठे हुए हैं। उसने महसूस किया कि वह भी जब बुरी तरह परेशान होता है तो इसी तरह सिर पकड़कर बैठा जाता है। यह आदत उसने शायद बाबूजी से ही ली है। उसकी आहट पाकर बाबूजी ने सिर उठाया, पूछा, ये लोग गए? जी। कब तक पहुंच जाएंगे? बाबूजी पूछ ही रहे थे कि रंजना ने साड़ियाँ उठा ली। बाबूजी एकदम खींचे, रखो नीचे, खबरदार जो हाथ लगाया। रंजना सहमकर पीछे हट गई थी। बाबूजी का गरजना जारी था। माँ बेटी तीनों मिलकर बहू की अलमारी खंगालती रही, इसीलिए वह साड़ियों का गट्टर मुंह पर फेंक गया। उस दिन तुम्हारी माँ ने मिठाई का ताना दिया था, इसीलिए पूरी दुकान यहाँ उठा लाया। वे लोग भी सोचते होंगे कैसे मंगतों के यहाँ लड़की ब्याह दी है। सच जिंदगी में इतना शर्मसार कभी नहीं हुआ था मैं। सारी इज्जत का कचरा करके रख दिया। बाबूजी के एक एक शब्द से उनकी तिलमिलाहट जाहिर हो रही थी। भूषण उनके पास बैठ गया और शांत स्वर में बोला, बाबूजी, आपकी इज्जत का तो सिर्फ कचरा हुआ है, मेरी इज्जत का तो फालूदा बन गया है। मतलब? आपकी बहू रानी ने कह दिया है, अब वो लौट कर यहाँ नहीं आएगी। क्या? 4 स्वर एक साथ उभरे। आप तो जानते हैं बाबूजी कि वह इस बार भी आना नहीं चाहती। शादी के पहले 4-5 दिनों में ही उससे ऐसे कड़वे अनुभव से गुजरना पड़ा था कि उसने साफ मना कर दिया था। उसके माँ बाप ने उसे समझा कर भेजा था कि 4 दिन में तुम किसी को जज नहीं कर सकती, जरा लग कर रहो। इसीलिए इस बार पूरे 33 दिन रह कर गई है। पिछली बार तो सिर्फ टेलर ही देखा था, इस बार पूरी फिल्म सामने आई। कोई भी संवेदनशील स्वाभिमानी लड़की इन अनुभवों को दोहराना नहीं चाहेगी। यह हमारे लिए कितने गौरव की बात है, न कि एक लड़की 2 महीने भी हमारे घर में रह नहीं सकी। उसके स्वर में व्यंग था, रोष था। मैं पूछती हूँ, ऐसा क्या हो गया? यह तुम पूछ रही हो माँ। यहाँ एक भी दिन ऐसा नहीं बीता जबकि उसके रंग रूप पर फबद्दियाँ न कसी गई हो, उसके अनाड़ीपन का मजाक न उड़ाया गया हो, उसके अनगढ़ कामों की आलोचना न की गई हो।
उसके घर वालों को कोसा ना गया हो। माँ सहने की भी एक हद होती है। उसे तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी शत्रु के खेमे में पटक दिया गया हो। तुम दोनों बाप बेटे उसके इतने बड़े हिमायती तो थे, इसीलिए तो उसने इतने दिन गुजार दिए, नहीं तो वह कब की चली गई होती। खुद तो तुमने उसे कभी प्यार दिया ही नहीं। बाबूजी का ख्याल रखते थे तो वह भी तुम्हें अखड़ता था। और मेरी ये बहनें, वह तो सोचकर आई थी कि मुझे 2 सहेलियां मिलेंगी, क्योंकि उसकी अपनी भाभी के साथ भी ऐसा ही रिश्ता है। दोनों में खूब अच्छी ट्यूनिंग है, पर इन दोनों ने तो उसे कभी अपना समझा ही नहीं। कभी 2 घड़ी भी उसके पास नहीं बैठी, उसकी समस्याएं नहीं सुनी। हमेशा कटी कटी सी, खिंची खिंची सी रहती, हमेशा खार खाती रही। पता नहीं क्यों। इससे ज़्यादा प्यार तो उसे कौशल्या ने दिया। अब तुम कहोगी उसने पैसे देकर कौशल्या को पटा लिया था। पैसे से काम बनते हैं माँ, प्यार नहीं मिलता। ये कितनी शर्म की बात है कि मेरी बहनों से ज़्यादा प्यार उसे घर की नौकरानी ने दिया। कुछ देर कमरे में सन्नाटा छाया रहा। फिर माँ बोली, मुझे पता है बेटा, तुम्हें बहुत दुख हो रहा है, पर इतना दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है। वो वापस नहीं आ रही तो नौ सही, दे दे तलाक। मैं तेरे लिए सबसे अच्छी 2500 लड़कियों ले आऊँगी। तो पहले ही ले आती ना, ये 26वीं क्यों पकड़ लाई? मेरी अकल पर पत्थर पड़ गए थे, मेरी मति मारी गई थी। अपना फेवरेट डायलॉग नहीं बोलोगी? उन लोगों ने चाय में कुछ पिला दिया था, हलवे में कुछ खिला दिया था। मेरी मजाक उड़ा रहा है ना तू? मेरी ज़िंदगी खुद एक मजाक बनकर रह गई। मैं किसी का क्या मजाक उड़ाऊंगा? भूषण ने कहा और फिर बाबूजी के हाथों में एक लिफाफा देते हुए कहा, बाबूजी ये देखिए। ये क्या है बेटा? थाईलैंड के आने जाने की टिकट है और 4 दिन का होटल का पैकेज। मैं उनकी बेटी को कहीं घुमाने नहीं ले जा सका, उसका यह जवाब है। मुझसे यह गलती हो गई है, मानना पड़ेगा। मैं ऐसी वैसी जगह जाना नहीं चाहता था और बहुत ऊंची जगह जाने की मेरी सामर्थ्य नहीं थी। हिम्मत करके किसी हिल स्टेशन चला भी जाता तो घर में भूचाल आ जाता। एक दिन, सिर्फ एक दिन हम लोग सिनेमा चले गए थे, तब कैसा कांड हुआ था आपने देखा था ना। बस तुम लोग हर बात मुझ पर डाल दिया करो। माँ भुनभुनाई, मैं कुछ गलत कह रहा हूँ? उस दिन आधी रात को तुमने कैसा तमाशा किया था, भूल गई? ऐसी सास मैंने पहली बार देखी जो बहू से ईर्ष्या करती हो। उसके लिए मैं साड़ी लाऊं तो तुम्हें जलन होती है, उसे टैक्सी में ले जाऊं तो तुम्हें तकलीफ़ होती है। उस दिन मामूली से पिज्ज़ा के लिए तुमने सुना डाला। सचमुच हनीमून पर चला जाता तो पता नहीं क्या बवाल करती। फिर कुछ देर तक ठहर कर बोला, किस्सा अभी खत्म नहीं हुआ है बाबूजी। मतलब? आप जानते हैं, शहर में स्नेह नगर नामक पॉश कॉलोनी है। वहाँ एक बहुमंजिला इमारत बनी है, अंजलि टावर। वहाँ मेरे लिए 3 BHK बुक किया गया है। नवरात्रि में गृह प्रवेश होगा। तू तो कह रहा था वो वापस नहीं आएगी, माँ ने पूछा। उसने अपने माँ बाप से यह भी बात कही होगी, तभी तो आनन फानन उन्होंने यह फ्लैट बुक करा दिया है। कितना पैसा है उनके पास, खड़े खड़े फ्लैट बुक कर डाल लिया। बच्चों की खुशी के लिए कई माँ बाप हैसियत से ज़्यादा कर जाते हैं। खैर, तुमने उसका सामान अभी खोला नहीं है ना, उसे पैक ही रहने दो, शिफ्टिंग में सुविधा होगी। बाबूजी बोले, बेटा तुम्हारे कमरे में जो भी सामान है उन्हीं लोगों का दिया हुआ है, वह भी ले जाना। जी। तू वहाँ रहने जाएगा? माँ ने पूछा। तो क्या वह अकेली वहाँ रहेगी? तो फिर ताजमहल का क्या होगा? अनजाने ही सही माँ, तुमने इस कमरे को सही नाम दिया है। तुम तो जानती हो ताजमहल किसी महल का नाम नहीं है, वह मुमताज महल की कब्र है। हमारी भी सारी आशाएं, इच्छाएं, उमंगें उस कमरे में दफन होकर रह गई हैं। एक रात हम वहाँ चैन से नहीं सोए हैं। एक दिन ऐसा नहीं बीता जब ताने उल्हानों से कलेजा छलनी न हुआ हो। मेरे ऑफिस को निकलते समय रोज़ कुछ न कुछ बखेड़ा होता था। लौटते समय भी मन में धुकधुकी बनी रहती थी।
कि घर जाकर पता नहीं क्या देखना सुनना है। ये 2 महीने तो व्यर्थ ही निकल गए। अब नई जगह में जाकर ज़िंदगी की नई शुरुआत करके देखते हैं। और भूषण उठकर चला गया। बाबूजी बोले, अब खुश हो जाओ, भगवान जो तुम्हारी आँख की किरकिरी थी, जिसे देख देख कर तुम्हारा जी जलता था, वह चली गई है। अब कलेजा ठंडा कर लो। मुझे ताना दे रहे हैं, नहीं बधाई दे रहा हूँ। माँ भुनभुनाई, काली कलूटी थी, फिर भी ऐसा जादू कर गई। रूपवती होती तो पता नहीं क्या करती। रूपवती होती तो तुम्हारे घर झांकने भी नहीं आती। मजबूरी में ही उन लोगों ने इधर का रुख किया था। उन्होंने सिर्फ वर को देखा। वे जानते थे घर तो वे कभी भी दे सकते थे, दे ही रहे हैं। अपनी कमजोरी को ढांपने के लिए उन्होंने रुपयों का उपयोग किया, क्योंकि उन्हें पता था कि दुनिया में तुम जैसे लोग भी होते हैं जो रुपयों की चकाचौंध में होश खो बैठते हैं। उन्हीं रुपयों की लालच में तुम उनकी साधारण रूप रंग वाली कन्या को ब्याह लाई और फिर पहले दिन से उस पर व्यंग बाणों की बौछार करके उसका जीना मुश्किल कर दिया। तुम भूल गई कि तुम्हारी भी 2 बेटियां हैं। तुम्हें उनकी सुंदरता पर नाज है, पर तुम्हें यह पता नहीं कि शादी के मार्केट में रूप नहीं रुपया चलता है, जो उनके बाप के पास बिल्कुल नहीं है। अगर उन दोनों को तुम जैसी खूसर सास मिल गई तो पूरी ज़िंदगी ताने ही सुननी रहेंगी। अपनी ही बेटियों को बद्दुआ दे रहे हो। मैं क्या बद्दुआ दूंगा? बद्दुआ तो बहू के माँ बाप दे रहे होंगे, और वो फल भी रहे हैं। पहले घर की लक्ष्मी ठुकरा कर चली गई, अब बेटा भी जा रहा है। अब तुम आनंद करो। तो दोस्तों, ये थी मालती जोशी जी की कहानी, ये तो होना ही था। उम्मीद करती हूँ कि मेरे द्वारा बोली हुई कहानी आप सभी को पसंद आई हो। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।